नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर और आपको आज एक ऐसा मॉडल दिखाऊंगा जो शायद ही आपने कभी देखा होगा। स्कूलों में जो पहले सिस्टम होते थे ना, उस तरह का यहाँ पे एक सिस्टम है। तो मैं ज़्यादा ना बता करके आपको यहाँ के जो कोऑर्डिनेटर हैं या जो संभालते हैं यहाँ पे, उनसे बात करवाता हूँ और पूरा किस तरीके से मैनेज करते हैं, क्या चीज़ें वो बताता हूँ। ये एक बहुत ही नया मॉडल है दोस्तों, जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन आपको दिलाते हैं। यहाँ पे नमस्ते मैम। नमस्ते जी। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। अच्छा मैम, मैं यहाँ पे इस गुरुकुल के बारे में मैंने सुना था कि यहाँ पे एक जो गुरुकुलों में पहले पढ़ाई होती थी उस तरीके का कुछ सिस्टम है। तो मेरे को आप डिटेल से थोड़ा बताइए, पहले इंट्रोडक्शन दीजिए इस जगह के बारे में और आपके बारे में, फिर बताइएगा मैम। हमारी इस स्कूल का नाम है प्रयास गुरुकुलम। जी मैम। तो जैसे गुरुकुल में होता था कि गुरुजी के चरणों में विद्यार्थी आता था और जिस विद्यार्थी में जो चीज़ें छुपी रहती थी, उसके अंदर जो क्षमताएं रहती थी, उन क्षमताओं को गुरुजी पहचानते थे और फिर उनको पहचान के उसी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी जाती थी। जैसे गुरुजी तो एक ही थे, पर किसी को भीम को जैसे गदा का शिक्षण दिया गया और अर्जुन को बाणावाड़ी बना दिया गया। ऐसे जिसके अंदर जो क्षमता है, उस क्षमता को ध्यान में लेते हुए उस विद्यार्थी को उस क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जाती है। जी, जैसे मतलब अभी जैसे स्कूलों में चलता है कि एक ही लाठी से सभी बच्चों को हाँकते हैं, वो वाला सिस्टम बंद करके और आप बच्चे की कैपेबिलिटी या उसके अंदर क्या है उस चीज को आप उजागर करके चलते हैं। उसका आत्म तत्व किस चीज को खोज रहा है। जी जी। जैसे कोई बच्चा होगा जिसको सुरों के साथ काम लेना अच्छा लगता होगा, जी, तो वो संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहा होगा। जी जी। तो हम ऐसे हमारे यहाँ क्लासरूम भी वैसे ही हैं कि एक क्लासरूम में जहाँ बच्चे नृत्य, संगीत, इन सब की जानकारी प्राप्त करेंगे। एक क्लासरूम ऐसा है जहाँ बच्चों को चित्रकारी, रंगकारी, आर्ट एंड क्राफ्ट की बातों के साथ काम लेना अच्छा लगता होगा, तो वो वहाँ जाएगा। कोई बच्चा ऐसा है कि जिसको विज्ञान के विषय में ज़्यादा अंदर उतरना है, तो हमारी ये विज्ञान की प्रयोगशाला है जहाँ बच्चा खुद अपनी जिस जिज्ञासा है उस जिज्ञासा को लेकर वहाँ किताबें होंगी, साधन होंगे, उसके साथ प्रयोग करते करते अपनी दिशा में आगे बढ़ेगा। फिर आगे चलकर लैंग्वेज लैब है जहाँ जिस बच्चे को भाषा के साथ काम करना अच्छा लगता है, अक्षरों के साथ काम करना अच्छा लगता है, तो वो बच्चा उस क्लासरूम में जाकर अपनी खोज को आगे बढ़ाएगा। और किस बच्चे को नंबरिंग के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो वो बच्चा गणित के क्लासरूम में, जिसको हम लोगों ने अंक शास्त्र का लैब कहा गया है, तो उसमें जाकर वो अपना खोज करेगा और अपनी इच्छा से जितना अंदर उतरना चाहता है उतना अंदर उतर कर वो खोजेगा। और बाकी सभी बच्चे स्वतंत्र हैं ही हैं। इन क्लास में से जिस क्लासरूम में जाकर उसको जिस बात की जानकारी लेनी होती है, वो स्वयं उस क्लास में जाकर वो जानकारी लेते हैं। और इन क्लास में इन विषयों के जो तज्ञ हैं वो उन लोगों को वहाँ मिलते हैं, पर तज्ञ अपनी कोई बात इनके ऊपर थोपेंगे नहीं। वो वहाँ केवल और केवल फेलिसिटेटर्स की तरह खड़े रहेंगे। अच्छा, जैसे मतलब आपको मेरे को जो समझ में है, मतलब कि यहाँ पे ना तो कोई घंटी बजेगी कि भाई बच्चा किस टाइम पे किस क्लास में रहना है, ऐसा कोई सिस्टम ना, ऐसा कोई कि तेरे को स्कूल का होमवर्क करके लाना है, इंग्लिश का इतना काम कंप्लीट करना है, मैथ का इतना करना है। यानी उसका जो मन करे, उसको इंग्लिश पढ़ने का मन कर रहा है तो वो इंग्लिश पढ़ रहा है, उसका मैथ पढ़ने का मन कर रहा है तो वो मैथ पढ़ रहा है। इस तरीके से वो सारी चीजें अपने हिसाब से कर रहा है, इस तरीके से। अच्छा मैम, यहाँ पे एक छोटा सा मेरे को डाउट आता है। जैसे मान लो अगर हम बच्चे को इस तरीके से छोड़ दें, तो अगर बच्चे का इंटरेस्ट मान लो किसी एक विषय में ना बने, जैसे समझ लो गणित में नहीं बन रहा, तो फिर हम उस स्थिति में क्या करेंगे? बच्चा कमजोर नहीं रह जाएगा उस विषय में? तब हम उसको व्यवहारिक बातों की तरफ ध्यान ले जाएंगे। जी जी जी, समझ गया। जैसे दैनंदिन जीवन में उसको काउंटिंग करवाया था, 4 कटोरी, अब 4 मेहमान आए हैं तो तू 4 चीजें ढूंढकर मुझे रख कर दे। इस तरह से उनको गिनती की तरफ ले जाएंगे। हाँ, फिर उसको पता चलेगा उसका महत्व क्या है, तब वो अपने आप सीखेगा कि ये कैसे सीखूं मैं, तब वो पूछेगा आपसे, तब आप उसको बताएंगे, इस तरीके से सीखा जाएगा। जी जी जी। अब 4 मेहमान आए हैं, एक मेहमान 2 रोटी खाएगा, तो 4 के लिए मुझे कितनी रोटी बनानी है, आ गया ना मैथ्स। हाँ, मतलब बच्चे का इंटरेस्ट जगाएंगे हम हर विषय में। जी जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। कैसे हैं? बस मजे में। अच्छा मैम, जो अपना ये स्कूल का मॉडल है गुरुकुल वाला, जो अभी मैम ने बताया मेरे को, तो मैं जानना चाहता हूँ ये आइडिया आपको कैसे आया कि हमें इस तरीके से चालू करना चाहिए यहाँ पे? इसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे को, स्टार्टिंग से क्या प्रेरणा थी ऐसी? एक्चुअली इसके ऊपर तो हमने पूरा बुक लिखा है, बट पूरे बुक की बात तो नहीं बोल पाएंगे, बट जो भी जिस्ट है वो है कि हम जब छोटे थे तब से
पापा एजुकेशन फील्ड में होने की वजह से पहले से ही पता था कि एजुकेशन कैसा होना चाहिए। जी मैम। तो ये सब बातें होती थी कि कोई बच्चा है जिसको एजुकेशन चाहिए तो उसको क्या सीखना है, कैसे सीखना है, क्यों सीखना है, कहाँ पे सीखना है, वो तो बच्चे की ही चॉइस होनी चाहिए। जी मैम। तो ये सब बातें बहुत ही कन्विंसिंग लगती थी। और जैसे जैसे बड़े हुए पढ़े, जब एजुकेशन ख़त्म करके जब जॉब करना शुरू किया तो कॉरपोरेट में जब एचआर में थी तो पता चला कि मेरे पास जो रेज्यूमे आते थे वो बहुत अपीलिंग लगते थे, बट जब हम वो बंदे को रूबरू देखते थे और उसको कुछ भी पूछा जाता था तो बेसिक चीज़ें भी उसको पता नहीं थी। तो पता चला कि हमारे भारत का जो मेन जो टेंशन का विषय है वो सिर्फ लिटरेसी रेट नहीं है, पढ़ते सब है। जो मेन कंसर्न है ना वो है एम्प्लॉयबिलिटी रेट, कि इतना पढ़ने के बाद भी हमारे बच्चे कोई भी जॉब या फिर कोई भी बिजनेस के लिए कैपेबल नहीं है, मतलब एम्प्लॉयबल नहीं है। तो ऐसा क्यों है? तो बाद में मैं पहले कॉरपोरेट में थी, उसके बाद मैं एजुकेशन फील्ड में गई और नानावटी कॉलेज में जब हम मास्टर्स में मैं डायरेक्टर थी तब पता चला कि मेरे पास मास्टर्स के लिए स्टूडेंट्स आते हैं बट उनके बेसिक्स तो बहुत ही हिले डुले हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है कि बेसिक्स है क्या। तो बाद में ये सब बहुत ही ऐसा लगा कि यार कुछ तो करना है, क्योंकि सब इसी के ऊपर चर्चा ही करते रहेंगे तो इसमें से रास्ता कौन निकालेगा। तो बाद में मैंने इस पे पीएचडी किया और पीएचडी में मैंने टॉपिक रखा था एट्रिशन ऑफ टीचर्स इन प्राइवेट स्कूल्स। तो मैंने सारे स्टेक होल्डर्स जो भी प्राइवेट स्कूल से जुड़े होते हैं उनका पीएचडी का जो टॉपिक था वो आपने ही अलग से बनाया, मतलब जो रूटीन टॉपिक्स होते हैं उनसे अलग हो गया ये? हाँ, मतलब अलग इसलिए कि मैंने है ना तो एचआर में एमबीए किया था, तो मुझे स्टडी तो एम्प्लॉयज को ही करना था, तो मैंने टीचर्स को मेरे एम्प्लॉयज बना लिए और मैंने ऑर्गेनाइजेशन के बदले प्राइवेट स्कूल्स को लिया, क्योंकि मैं स्टडी करना चाहती थी कि अभी मोर देन 80% ऑफ द चंक ऑफ स्टूडेंट्स इज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट स्कूल्स। तो अभी जो भी हो रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल्स में ही हो रहा है, तो क्या गलत हो रहा है। तो मैंने स्टेक होल्डर्स को मिला, समझा, तो पता चला कि नन ऑफ द स्टेक होल्डर्स आर हैप्पी, मतलब कोई भी खुश नहीं है। तो ये सब चल क्यों रहा है? तो बाद में एट द एंड ऑफ माई सर्वे मैं बहुत खुश थी ये देख के कि मेरा सर्वे बहुत अच्छे से हो गया और आउटकम्स भी बहुत अच्छे आए और मेरा थीसिस भी अच्छे से बन गया। बट आई वॉज लिटरली अंडर डिप्रेशन जब मुझे कोई पूछता था कि हमारे बच्चे को हमें कोई स्कूल में भेजना है तो आप कौन सी स्कूल को अच्छी स्कूल बोलोगे, और मेरे पास उसकी कोई परिभाषा नहीं होता था। सही बात है। और जब मुझे मेरे बच्चे के लिए कोई स्कूल चूज करनी है तो उसका भी आंसर मेरे पास नहीं था। तो तब मैंने सोचा कि जैसे मैं ये टेंशन में हूँ ऐसे ही बहुत सारे और पेरेंट्स भी होंगे जिनको ये चिंता होगी, तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो बाद में मेरे भाई ने मुझे मोटिवेट किया और बचपन से ही जो बातें सुनी हुई थी उससे हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाया और उसका नाम रखा था ऑल्टरनेटिव एजुकेशन सिस्टम। और वो डेमोक्रेसी पे हम लोग इसलिए लेके गए थे, हमने कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक एजुकेशन के बारे में सुना था और उसको हम गुरुकुल के साथ कनेक्ट कर पाए और पता चला कि यार ये जो बातें हैं जिसको हम डेमोक्रेटिक बोल रहे हैं वो तो एक्चुअली हमारे भारत के गुरुकुल की ही बातें हैं, जहाँ पे बच्चा खुद डिसाइड करता था कि उसको क्या विद्या सीखनी है, कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है, किस में पारंगत होना है। और जो सबसे ज्यादा उनको सिखाया जाता था वो लाइफ लेसन्स होते थे, जीवन के पार्ट उनको सिखाए जाते थे। तो ये जब कन्विंसिंग हमें लगा तो हम लोगों ने प्रोजेक्ट बना के सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस यूएसए गए, उसके बाद यूथ टाइम फोरम यूरोप गए, मलेशिया, सिंगापुर, चाइना, दुबई, हर एक जगह पे हमने हमारी बातें इसलिए रखी कि हम जो बातें कर रहे हैं वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं वो समझने के लिए। जब पता चला कि हमारी बातें एक्सेप्टेबल है और लोग इसको सपोर्ट करते हैं, तब हमारी बातें जो भी जर्नलिस्ट ने भारत में पब्लिश की तो हमारे ही हिंदुस्तान से लोगों ने हमें कांटेक्ट करना शुरू किया और सबने बोला कि आपको ये स्कूल चालू करनी ही है, तो हम करें तो करें कहाँ पे। तो उसके लिए हमने 3 साल पूरा रिसर्च किया कि इसके लिए कौन सी जगह सबसे अच्छी रहेगी, क्योंकि हमें है ना कनेक्ट होना था नेचर के साथ। जी। और मैं मुंबई में रहती थी तो मुंबई में नेचर मिलना बहुत डिफिकल्ट था। थोड़ा टफ है। तो हम लोग जब यहाँ पे आए तो हमने मोटिवेशन प्रोग्राम के लिए हम यहाँ पे आए थे और यहाँ से वापस गए ना मुंबई तो पता चला कि कच्छ हमारे लिए एकदम बेस्ट जगह थी। और यहाँ पे जब मैं पहली बार आई थी और यहाँ की हवा जब मुझे छुई ना तभी ही मैंने डिसाइड किया था कि अभी जो मुझे करना है ना वो मैं कच्छ में करूँगी। पता नहीं क्यों मैं कच्छ में आई और क्यों कच्छ ने मुझे इतना खींचा, बट जब मैं मुंबई वापस गई तो लगा कि मैं मेरा आधा बॉडी का हिस्सा ही यहाँ पे छोड़ के गई थी, उस तरह का मुझे वहाँ पे महसूस होता था। तो हमने है ना तो स्कूल एजुकेशन इन कच्छ पे सर्वे किया। बाद में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे कैसे स्कूल चालू करें, कहाँ पे करें, वो सब समझने के बाद हमने डिसाइड किया कि अभी कच्छ में करना ही है तो हमने खुद ही करना है और हम
क्या करना चाहते हैं वो हम ही करेंगे और हम ही ये बात लोगों के मतलब लोगों तक लेके जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे ऐसे थे कि हमें गवर्नमेंट स्कूल अडॉप्ट करने का एक ऑप्शन था, हमारे पास एक ऑप्शन था सिक्स स्कूल को अडॉप्ट करने का, बट हर एक जगह पे कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही थी। तो हमने हमारा ये एक स्कूल चालू किया, जो पायलट प्रोजेक्ट था। आज से 5 साल पहले हमने भुज में इसकी शुरुआत की, तब हमारे पास 13 बच्चे थे। आज हमारा 5वां साल कंप्लीट होने आया। हमने यहाँ पे पूरा प्रयास गुरुकुलम खोल दिया है। ये पूरा कंस्ट्रक्शन जो भी हमने यहाँ पे बनाया है वो भी आप सबको दिखाना, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी हमने सीमेंट कंक्रीट भी यूज नहीं किया, पूरा नेचुरल कंस्ट्रक्शन है। जो बातें हम सोचते थे ना उसको हम अप्लाई कर पाए, और ये भी पूरा जर्नी था, वो भी बहुत ब्यूटीफुल था, क्योंकि सिर्फ बातें करना और उसको अप्लाई करना उसमें बहुत बड़ा फर्क था। तो पहले साल में जो 13 बच्चे थे, उसके बाद कोरोना आया। कोरोना में 2.5 ईयर मतलब 2 साल जितना तो स्कूल हमारा बंद ही था। बीच में बच्चे आते थे जाते थे, ऐसा लगा रहा। बट उसके बाद जब हमने शुरू किया तो हमारी बातें लोग समझ पाए और सामने से आके हमें अप्रोच करने लगे कि भाई हमें आपके साथ जुड़ना है। पहले साल हमने बहुत प्रयास किया लोगों को समझाने का, बट बाद में लोग सामने से हमारे साथ जुड़ने लगे और इस तरह से जुड़े कि हम आपको कभी छोड़ने नहीं वाले हैं, मतलब आपकी स्कूल को हम नहीं बंद कर होने देंगे। तो हमारे पेरेंट्स ने हमें बोला कि आपकी सारी चिंताएं हमें दे दो, आप सिर्फ हमारे बच्चों को संभालो, क्योंकि सब समझ चुके थे कोरोना के बाद कि रियल एजुकेशन है क्या। और अभी हमारा मेहनत बहुत कम हो गया, अभी हमें किसी को समझाना नहीं पड़ रहा, सब सामने से आते हैं, जुड़ रहे हैं। और अभी हमारे पास, हम जब यहाँ पे आए गुरुकुल में तो हमारे पास 26 स्टूडेंट्स थे, 26 स्टूडेंट्स थे। और अभी यहाँ पे आके 15 दिन ही हुए, 15 से 20 26 को ओपनिंग थी। हाँ, तो 26 को ओपनिंग थी। तो उसके बाद इतने दिनों में हमारे पास 4 और बच्चे जुड़ गए और अभी हमारे पास 30 बच्चे हैं। तो अभी हमें पता चल रहा है कि लोगों और ये तो लोकल लेवल पे मैम। हाँ, सिर्फ अगर मान लो जैसे आप यहाँ पे हॉस्टल टाइप का कुछ बनाते हैं तो बहुत सारे बच्चे जुड़ हमारे यहाँ पे है ना, तो रेसिडेंशियल फैसिलिटी है, बट प्रॉपर हॉस्टल जैसा सिर्फ गुरुकुल के लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि ट्रस्ट का यहाँ पे लॉजिंग बोर्डिंग चलता ही है, बहुत लोग आते हैं, रहते हैं, खाते हैं, वो सब तो है ही। तो यहाँ पे अगर बाहर से कोई आना चाहता है और 5th स्टैंडर्ड की से अबाउ उसकी एज है तो उसको तो हम रख ही पाएंगे। बट अब तक हमारे पास ऐसे इंक्वायरी ना होने की वजह से हमने पहले फोकस गुरुकुल पे किया है। तो अभी इसके साथ रेसिडेंशियल फैसिलिटी भी हम लोग सोच ही रहे हैं। और बहुत सारे लोग हमें पूरी दुनिया से, आउटसाइड इंडिया से भी अप्रोच कर रहे हैं जिनको ये सिस्टम के साथ जुड़ना है। तो हमें पता चल रहा है कि आज तक उनके पास विकल्प ना होने की वजह से ये लोग ये गलत सिस्टम से गुजर रहे हैं। पर जब उनको पता चल रहा है कि हमारे पास ऐसा एक विकल्प है तो वो लोग एक भी दिन जाया नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमने अभी जब लोग आए ना हमारे पास जुड़ने के लिए, तो ये फरवरी महीना चल रहा है, तो हमने बोला कि अभी तो थोड़े ही दिन बचे हैं, तो आप नेक्स्ट ईयर आपके बच्चों को भेजना। तो उन्होंने सामने से बोला कि नहीं, हम एक भी दिन वो सिस्टम में नहीं रखना चाहते, अगर आप आज एडमिशन दो तो आज ही हमारे बच्चे आपके साथ आ जाएंगे। तो ये जो बदलाव हमने देखा कि लोग इस तरह से थक गए हैं कि उनको पता चल गया है कि दिस सिस्टम हैज फेल्ड। और ये जो अंग्रेजों ने हमें दिया था ना, वो इसलिए दिया था कि उनको कामदार पैदा करने थे, और वो उनको पता था कि अगर गुरुकुल को नष्ट नहीं करेंगे ना तो ये भारतवासी कभी भी हमारे गुलाम नहीं बनेंगे। तो हमारे गुरुकुल को जानबूझ के नष्ट किया गया था, पूरी सिस्टम को, और हमें ये कचरा पकड़ा के गए थे। अभी वक्त आ गया उससे बाहर निकल के फिर से गुरुकुल की ओर जाने का। बट हमने ये मेन स्ट्रीम में जाके इस तरह से बदलाव शुरू किया है कि सबको ऐसा लगे कि एक स्कूल ही है, बट ये एक गुरुकुल है जहाँ पे बच्चा खुद डिसाइड करता है उसको क्या सीखना है, कैसे सीखना है, कहाँ पे सीखना है, क्यों सीखना है। और यहाँ पे हमने उनको ऐसा वातावरण दिया है जहाँ पे वो लोग मुक्त है, उनको नहीं लगता कि वो कहीं पे बंधे हुए हैं। और हमने 3 मुख्य सिद्धांत रखे हैं, उसमें पहला है उनको आज़ादी देते हैं, दूसरा है उनको खुशी देते हैं, और तीसरा है उनको मूल्यों मतलब इसलिए हम उनको वैल्यूज सिखाते हैं कि उनको जो फ्रीडम या हैप्पीनेस मिलती है उसको खुद के लिए कैसे यूटिलाइज किया जाए और उससे दूसरों को भी कैसे खुशी दे सकते हैं। तो हमारे ये जो भी बच्चे या फिर हमारा जो भी प्रयास है वो अब तक खूब सफल रहा है और आगे भी सफल रहेगा। जिस तरह से हम लोगों ने बदलाव को देखा है मतलब लास्ट 5 इयर्स में, अभी हमें पता है कि हम जो चीज़ कर रहे हैं या फिर हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता सही है और इसके साथ लोग जुड़ने के लिए तैयार हैं। तो हम हमारे बच्चों को देख के बहुत खुश है। तो आप लोग भी आओ और ये चीज़ को देख के आप लोग भी खुश हो जाओ, ये समझ पाओ कि ऐसा भी कुछ है जहाँ पे आपके बच्चे खुशी खुशी भी पढ़ रहे हैं, कोई बर्डन नहीं है।
कोई एग्जाम नहीं है, कोई क्लासरूम नहीं है, कोई बैग्स नहीं है, और फिर भी वो लोग अपनी एज से कहीं ज्यादा चीजें अपनी खुशी से सीख रहे हैं, वो जो कभी भी अपनी लाइफ में नहीं भूलने वाले हैं। ये पूरा सिस्टम जो है ना वो परीक्षा लक्ष्य नहीं है, ये पूरा सिस्टम जीवन लक्ष्य है, जहाँ पे बच्चा अपनी लाइफ को समझेगा और वो कभी भी खुद भी नासीपास नहीं होगा और दूसरों को भी कभी फेल नहीं होने देगा। थैंक यू सो मच।